हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का एसएसटी पढ़ेंगे। आइए चैप्टर 5 आज हम लोग को स्टडी करना है। चैप्टर 5 में जो हम लोग को पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है माय कंट्री इंडिया, यानी कि हमारा देश भारत। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग का कंट्री कौन सा है? भारत है, इंडिया है, हम सभी जानते हैं। तो आज हम लोग इंडिया के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां इकट्ठा करेंगे। इस चैप्टर में देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे द मुगल एम्पायर। ठीक है, एम्पायर मतलब क्या होता है? एक साम्राज्य, एक राजा का जो पूरा साम्राज्य होता है उसको हम लोग एम्पायर बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मुगल के बाद फिर मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य के बाद भारत पर ब्रिटिश का शासन हो जाता है, यानी कि यहाँ अंग्रेज लोगों का शासन होता है। तो हम लोग अंग्रेज का शासन भी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, जब भारत फ्री होता है यानी आजाद होता है, तो उसके लिए बहुत सारे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर थे उन्होंने युद्ध किया। तो ऐसे लोगों की हम लोग यहाँ पे कहानियां पढ़ेंगे, फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि जो जिन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी कहानियां यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से ये 4 टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे ताकि ये चैप्टर पढ़ने में काफी सुविधा मिल सके हमें। देखिए, हमारा फर्स्ट वर्ड है एम्पायर। एम्पायर मीन्स साम्राज्य, साम्राज्य। उसके बाद नेक्स्ट है रूल। रूल मीन्स शासन। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। फाइटर, फाइटर मीन्स युद्ध करने वाला, या फिर इसे आप योद्धा भी बोल सकते हैं। डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स वंश या फिर राजवंश। रूलर, रूलर मीन्स शासक या फिर राजा। इंपेरर, इंपेरर मीन्स सम्राट या राजा। उसके बाद नेक्स्ट है एनेमी। एनेमी मीन्स शत्रु या दुश्मन। देखिए बच्चों, तो अब क्या है, हम लोग सबसे पहले अपने सिलेबस के मुताबिक मुगल एम्पायर को स्टडी करेंगे। तो आइए, मुगल एम्पायर जो था उसके फाउंडर या फिर उसके संस्थापक भारत में कौन थे? भारत में बाबर। बाबर जो है एक विदेशी व्यक्ति था। ठीक है, यह एक मुस्लिम शासक था जो अफगानिस्तान से भारत 1526 यानी 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में ये भारत आता है और यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध करके और इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा करके और उसके बाद भारत में अपना एक साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन इसका साम्राज्य ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करता है। यह 1526 में आता है, किंग बनता है यहाँ, और 1530 में ये डेथ हो जाता है इसका, यानी कि ये मर जाता है। इसके मृत्यु के पश्चात इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो इसका पुत्र यानी कि इसका सन हुमायूं बनता है। हुमायूं कुछ दिन शासन करता है। हुमायूं के पश्चात फिर अकबर का शासन काल आता है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग को मुगल एम्पायर पढ़ना है उसमें हम लोग को पूरा स्टडी नहीं करना है। आप लोग एक फाउंडर को जानिए कि बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट, बाबर का सन था हुमायूं और हुमायूं के जो सन थे अकबर, ये अकबर को महान यानी कि ग्रेट किंग कहा गया है इंडियन हिस्ट्री में। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ अकबर का स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग डिटेल्स में अकबर को पढ़ेंगे। देखिए, भारत जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग यानी कि जगह के हिसाब से अगर भारत की चर्चा की जाए तो भारत वर्ल्ड में 7th रैंक, भारत का रैंकिंग कितना है? 7, यानी कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के अकॉर्डिंग। इस देश में प्राचीन काल से अगर देखें तब से और उसके बाद जब ब्रिटिश रूल हुआ तब तक काफी प्रतापी राजा हुए, बहुत सारे अच्छे अच्छे भी राजा हुए, कुछ लुटेरे भी आए गए। तो ऐसे कुछ अच्छे राजाओं का यहाँ पे जिक्र किया गया जिसका हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। आइए, इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं द मुगल एम्पायर अकबर को। देखिए, अकबर was one of the greatest emperors of India. अकबर क्या था? भारत का एक महान राजा बना। After the death of हुमायूं,
जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे ग्राफ बताया, डायनेस्टी ग्राफ में देखिए अकबर किसका सन था, हुमायूं का। तो हुमायूं के बाद अकबर राजा बनता है अपने डायनेस्टी का। अकबर बिकेम किंग व्हेन ही वाज ओनली 13। अकबर के बारे में जो सबसे दिलचस्प कहानी है वो ये है कि अकबर जब राजा बना, जब शासक बना, तब वह मात्र 13 वर्ष की अवस्था से में था। यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 13 वर्ष का बच्चा राजा बनता, शासक बनता, और राजा बनने के साथ ही तुरंत उसे युद्ध भी फेस करना पड़ता है। यानी एक बहुत बड़ी लड़ाई जो पानीपत की द्वितीय युद्ध के रूप में जाना जाता है, इस लड़ाई से उसका सामना होता है। इस लड़ाई में वह एक लीडर के रूप में अपने युद्ध को रिप्रेजेंट करता है। He faced lot of difficulties because his enemies was very powerful. वो अपने साम्राज्य के दौरान इसी अवस्था से कई सारी कठिनाइयों के दौर से गुजरता रहा, क्योंकि उस समय भारत में कोई अस्थायी राजवंश नहीं था। सब जगह विवाद हो रहे थे, सब आपस में एक दूसरे से साम्राज्य के चलते लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो ऐसे परिस्थिति में उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी जिसके साथ वो लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। His minister बैरम खान helped him in ruling the country. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर की अवस्था क्या थी, मात्र 13 वर्ष की। ऐसे में वो पूर्ण रूपेण न उसके पास कोई शासन का अनुभव था, न ही युद्ध का उतना कौशल था, क्योंकि अकबर को इन सब चीजों को सीखने का समय नहीं मिल पाया और वो हुमायूं की मृत्यु के बाद अचानक राजा बनता है। तो इस तरह से शासन के लिए जो अनुभव चाहिए और युद्ध के लिए जो कौशल चाहिए, इन सब चीजों को उनके जो मंत्री थे बाबर के, बैरम खान, उनके द्वारा इनको प्रदत्त किया जाता था। बैरम खान एक तरह से पूरा शासन व्यवस्था वही संभालते थे और अकबर को एक डायनेस्टी सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। They defeated many rulers in India and Akbar became the supreme power and very successful emperor of India. इसके नेक्स्ट क्या होता है कि बैरम खान के सहयोग से मुगल साम्राज्य काफी फलता फूलता है, मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार होता है और अकबर एक पावरफुल सम्राट के रूप में जाना जाने लगा भारत में। He treated the Rajputs whom he defeated in wars very generously and kindly. इसके बाद इसका जो मुख्य अकबर का जो मुख्य पॉलिसी होता है अपने साम्राज्य विस्तार का, उसमें राजपूत के साथ इनके संबंध का भी जिक्र आता है। यानी कि उस समय जो राजपूत शासक हुआ करते थे उसके साथ अकबर का संबंध काफी फ्रेंडली होने लगा, काफी दोस्ताना रहा। कुछ युद्ध जरूर हुए लेकिन उसके साथ इनका आगे चल करके साम्राज्य काफी फलने फूलने लगा। मेनी हिंदूज लाइक राजा मान सिंह वेयर मेड जनरल्स। उसके बाद बहुत सारे हिंदू साम्राज्य के जो लोग थे, राजपूत शासक के जो हिस्सा थे, वो सब भी अकबर के सेवा में रहने लगे। जैसे राजा मानसिंह जो था वो इसके सेनापति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अदर्स लाइक भगवान दास एंड टोडरमल हु सर्व्ड हिम। इसके अलावा और भी अन्य हिंदू व्यक्ति थे जो एक मुगल साम्राज्य में इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें भगवान दास और टोडरमल का भी जिक्र आता है। बिकॉज ऑफ दिस जनरस एक्ट द राजपूत वेयर लॉयल टुवर्ड द मुगल रूलर। और इस प्रकार राजपूत जो थे वो मुगल साम्राज्य के प्रति काफी वफादार रहते थे। द मुगल डायनेस्टी स्टार्टेड डिक्लाइन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर जो था वो एक महान साम्राज्य था, यानी कि अकबर के पहले तक मुगल साम्राज्य स्टेबल नहीं था, यानी मुगल साम्राज्य स्थायी रूप से भारत में सस्टेन नहीं कर रहा था। जैसे तैसे युद्ध चल रहा था, इधर बहुत अव्यवस्थित रूप से चल रहा था। लेकिन अकबर ने मुगल साम्राज्य की नींव काफी गहरी डाली, मुगल साम्राज्य को काफी विस्तार प्रदान किया। लेकिन इसके बाद कुछ राजा हुए, शाहजहां हुए, जहांगीर हुए, जहांगीर के बाद शाहजहां, और तब जाकर जब औरंगजेब का शासन आता है तो औरंगजेब के शासनकाल से इस साम्राज्य का पतन, यानी कि मुगल साम्राज्य का जो विस्तार था उसमें संकुचन देखने को मिला। मुगल साम्राज्य का जो नींव था वो डगमगाने लगा, यानी कि इस तरह से मुगल साम्राज्य एक तरह से कमजोर पड़ने लगा। ड्यूरिंग दिस टाइम
द मराठास लीड बाय शिवाजी बिकेम मोर पावरफुल एज दे गेन कंट्रोल ओवर डेक्कन इंडिया। इसके बाद देखिए जब मुगल साम्राज्य का नींव थोड़ा कमजोर हुआ, इस दौरान डेक्कन इंडिया से एक उभरता हुआ राजवंश जो था वो मराठा राजवंश था, जो कि शिवाजी के द्वारा लीड किया जा रहा था। और शिवाजी एक बहुत कुशल योद्धा, रणनीतिकार और काफी अच्छे राजा के रूप में जाने जाते थे। द मुगल एम्पायर लॉस्ट इट्स ट्रेजर एंड ट्रेजरी बिकम ऑलमोस्ट एम्प्टी। इस तरह से क्या हुआ कि इस युद्ध के दौरान, यानी कि मराठा के साथ जो संघर्ष हुआ मुगल साम्राज्य का, इस दौरान मुगल शासन का जो धन था, वैभव था, उसके बाद इसके पूरे खजाने खाली हो गए। पूरा युद्ध में ये लगभग मुगल साम्राज्य आंशिक रूप से इसका पतन प्रारंभ हो गया। इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द मराठा एम्पायर। देखिए जिस तरह से ये मुगल एम्पायर था, तो ये मुगल एम्पायर बाबर से आरंभ होकर के उसके बाद काफी समय तक चलता है, सरवाइव करता है। इसके बाद और भी शासक होते जाते हैं, इसमें बनते हैं, काफी शासक हुए। लेकिन हम लोगों को मेनली अकबर को फोकस करके पढ़ना था। और भी शासक हैं, दादा शिकोह है, शाहजहां है, औरंगजेब है, लेकिन इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जैसे मुगल एम्पायर था, इसी तरह से एक दूसरा राजवंश था जिसे हम लोग द मराठा एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो ये मराठा एम्पायर के फाउंडर कौन थे? जैसे मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर था, इसी तरह से मराठा एम्पायर के फाउंडर जो थे वो छत्रपति वीर शिवाजी थे। तो जब मराठा एम्पायर वाज फाउंडेड बाय शिवाजी, मराठा एम्पायर जो है वो शिवाजी के द्वारा स्थापित किया गया। ही मेड अ सेपरेट किंगडम टू फ्री द मराठा पीपल फ्रॉम द रूल ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर। देखिए बीजापुर में भी उन दिनों मुस्लिम शासक थे, ठीक है। तो बीजापुर के सुल्तान, सुल्तान का मतलब भी राजा ही होता है। तो बीजापुर के जो सुल्तान थे उससे महाराष्ट्र का जो एरिया है वर्तमान में, उस मराठा को अपने आबादी को फ्री कराने के लिए, यानी स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की। किसने? छत्रपति शिवाजी ने। ही कैप्चर्ड मेनी प्लेसेस एंड एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी टू सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। इस तरह से शिवाजी ने क्या किया, काफी छोटे तौर पे अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते बढ़ाते मध्य भारत से लेकर और दक्षिण भारत तक, यानी कि सेंट्रल इंडिया से लेकर और साउथ इंडिया तक अपने साम्राज्य को फैलाया। शिवाजी वाज सक्सीड बाय हिज एल्डेस्ट सन संभाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में इनके बड़े बेटे संभाजी को नॉमिनेट किया गया। Who was captured and executed by Mughals? संभाजी को मुगल साम्राज्य के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद संभाजी की गिरफ्तारी भी हो जाती मुगल सैनिकों के द्वारा। संभाजी's brother राजा राम then became the king। इसके बाद संभाजी के जो भाई थे राजा राम, वो राजा के रूप में सुशोभित किए जाते हैं। He too fled for safety when the Mughals attacked। From there on मराठा started raiding the Mughal empire। इसके बाद मराठा और मुगल के बीच काफी युद्ध चलता है, अपने अपने क्षेत्र विस्तार को लेकर, अपने सुरक्षा को लेकर, और इस तरह से ये अटैक चलते रहता है आपस में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक मुगल एम्पायर हुआ, मुगल के बाद मराठा एम्पायर हो गया। मराठा एम्पायर के बाद भारत में एक नई तरह की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है, जिसमें ब्रिटिश का आगमन है। यानी भारत में क्या है, अब ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, ठीक है। यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन का प्रारंभ होता है। देखिए, द ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग इंडिया इन द ईयर 1757। ब्रिटिश लोग जो है वो भारत में लगभग 1757 ईस्वी से अपनी सत्ता की नींव स्थापित करते हैं। इसके पूर्व वो जब भारत आए, उनकी मंशा शासन करने की कतई न थी। वो शासन करना नहीं चाहते थे। उनका मेन उद्देश्य क्या था, यहाँ पे व्यापार करना। लेकिन भारतीय राजाओं की कमजोरियों को आकलन करके उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे शासन करना ही बेहतर समझा, और 1757 में प्लासी युद्ध के बाद इन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। द ब्रिटिश कंट्रोल इंडियन ट्रेड एंड प्रोडक्शन। They took away a part of India's wealth to England, giving India nothing in return।
इसके बाद क्या हुआ कि वो अच्छा खासा अपना व्यापार काफी विस्तार यहाँ से करने लगे और यहाँ से सामान ले जाकर इंग्लैंड के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। दे कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द इंडियन पीपुल। इसके अलावा वे भारतीय लोगों से टैक्स भी वसूलते थे, जैसे खेती के लिए। इसके अलावा खेती में भी वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम प्रोडक्शन करवाते थे, जैसे तिनकटिया पद्धति था, नील का खेती था। तो ये सब के पीछे उनकी क्या उद्देश्य थी कि जो चीजें इंग्लैंड के मार्केट में अच्छे तरीके से सस्टेन करे, वही चीजों को यहाँ वो पैदा करवाते थे और साथ में टैक्स भी काफी उगाही करते थे। In 1857, when the Indian soldiers were asked to use guns measured by pork and cow's fat, they refused to do so. From then on, the war against British rule started and finally ended in 1947, when India was declared independent, free from the British rule. इसके बाद देखिए क्या होता है कि लगभग 100 वर्षों तक छोटी बड़ी क्रांतियों, छोटी बड़ी लड़ाइयों के साथ अंग्रेजी शासन आराम से यहाँ पे अपना भी साम्राज्य विस्तार करते रहा और व्यापार भी अच्छे तरीके से करते रहा। लेकिन 1857 में जब क्रांति शुरू होती है, जिसे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम क्रांति भी कहते हैं, यह जब शुरू होता है, इसकी एक घटना है जिसके पीछे का तर्क ये कहा जाता है कि गाय और सुअर के जो फैट थे, चर्बी थे, उससे बने कारतूसों को यूज करने से भारतीय सैनिकों ने इनकार कर दिया था। तब एक क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद अब काफी अवेयरनेस आती है भारतीय समाज में और इस अवेयरनेस के सहारे लगभग 100 सालों तक युद्ध अनवरत चलते रहा किसी किसी साम्राज्य के साथ। फिर आम आदमी भी इस युद्ध में इन्वॉल्व हुए। फिर गांधी आए, गांधी के साथ आम पीपुल भी इसके साथ जुड़ते चले गए और इस प्रकार से क्या होता है कि 1947 में भारत ब्रिटिश से फ्री हो जाता है। During this period, many leaders emerged who worked and fought tirelessly for the freedom of India. देखिए इस बीच हम लोग आज़ादी जो प्राप्त किए अंग्रेजों से, इसके लिए काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने साहसिक युद्ध कौशल से, साहसिक रणनीति से, साहसिक नीतियों के कारण वे चर्चा में रहे और उनके युद्ध के कारण ही और उनके नीति के कारण ही आज हम लोग स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। दे वेयर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह एंड मेनी मोर। ऐसे कुछ लोग हैं इतिहास में जिनका नाम आज काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है, जिसमें से कुछ एक इस प्रकार हैं: महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और इस बाल गंगाधर तिलक और भी अनेक नाम इसमें आते हैं। अब आइए, हम लोग ब्रिटिश रूल से फ्री हो चुके हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश रूल से फ्री हम लोग हुए, ये ऐसे ही नहीं हुए, इसमें काफ़ी लोगों का योगदान है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारियाँ हासिल करते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स में क्या होता है। स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेने वाले योद्धा थे, यानी कि भारत के लिए जो भारत के स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। फर्स्ट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम हम सभी ने अवश्य सुना है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्मान के साथ इनके नाम को लिया जाता है। सभी लोग इन्हें सम्मान देते हैं। भारत में फादर ऑफ नेशन के नाम से ये प्रचलित है। He was born on 2 अक्टूबर 1869। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। Went to London and South Africa to study। ये अपने अध्ययन के लिए लंदन और साउथ अफ्रीका का भ्रमण किया, यानी कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई कहाँ हुई? लंदन और साउथ अफ्रीका में। He became a barrister and returned to India। इसके बाद साउथ अफ्रीका में जब ये बैरिस्टर की पढ़ाई, बैरिस्टर मीन्स वकील यानी एडवोकेट की पढ़ाई पूरी करके और फिर भारत लौटते हैं 1915 में। परमानेंटली ही लीड द इंडियंस इन ए फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और भारत आने के पश्चात ये जितने भी भारतीय फ्रीडम फाइटर्स थे
और जितने भी भारत के आम लोग थे जो ब्रिटिश रूल से त्रस्त थे, उनके लीडर के रूप में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। ही लीड द फेमस दांडी मार्च प्रोटेस्टिंग द ब्रिटिश रूल। इसके बाद उन्होंने काफी प्रसिद्ध दांडी यात्रा का नेतृत्व किया और ब्रिटिश रूल को एक तरह से चुनौती दी। ही इनकरेज्ड इंडियन टू यूज गुड्स मेड इन इंडिया। इसके बाद भारत में स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य आरंभ किया। He fought for the freedom of the country। इसके बाद इन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। गांधी जी died in 1948 when he was shot by नाथूराम गोडसे। इसके बाद गांधी की मृत्यु सन 1948 ईस्वी में हो जाती है, जब इनकी हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। It happened a year after India got its independence from the British। इसके बाद ये घटना, गांधी की जो घटना है नाथूराम गोडसे के द्वारा जब इनकी हत्या की जाती है, यह घटना आज़ादी के चंद दिनों बाद ही हो जाती है। यानी कि हम लोग 1947 में फ्री होते हैं और 48 में इनकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट आइए बाल गंगाधर तिलक। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1856। गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ। ही वॉज ए टीचर। वो क्या थे? प्रोफेशन से, यानी कि उनका जीविका क्या था? शिक्षक थे। लॉयर, जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। शिक्षक होने के साथ साथ वो एक वकील भी थे और एक पत्रकार भी थे, और तब जाकर के इन्होंने फ्रीडम फाइटिंग का रास्ता अख्तियार किया। हिज फेमस क्यूट स्वराज इज माई बर्थ राइट। उनका जो प्रसिद्ध नारा था वो ये था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मीन्स अपना राज्य, यानी कि ये चाहते थे कि ब्रिटेन के शासन के अंदर हम लोग नहीं रहे, हमारा अपना राज्य हो, और हमारा जो अपना शासन हो ये क्या है? ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी हम किसी से खैरात नहीं ले रहे हैं, ये हमारा अपना अधिकार है। एंड आई शैल हैव इट विल रिमेम्बर्ड इन इंडिया इवन टुडे। आज भी भारत में यह याद किया जाता है स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। मैंने आपको बताया कि स्वराज क्या होता है। स्वराज मीन्स स्वशासन, यानी कि सेल्फ रूल। ही वॉज अरेस्टेड एंड पुट इनटू प्रिजन फॉर राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन न्यूज़पेपर। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक प्रखर पत्रकार भी थे, प्रखर वक्ता थे, तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने न्यूज़पेपर में लिखकर और लोगों को जागरूक करने का एक मुहिम चलाया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखने के कारण इन्हें जेल भी हुई। आइए अब इनमें हम लोग जवाहरलाल नेहरू को स्टडी करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित किए गए। ही वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ही वर्क एज ए बैरिस्टर इन इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में एक वकील के रूप में कार्य किया करते थे। He became interested in Indian politics and became a member of Congress। यह जो थे भारतीय राजनीति का हिस्सा कांग्रेस के साथ मिलकर शुरू किया। He met महात्मा गांधी during one of the meetings in लखनऊ। इनकी मुलाकात गांधी से लखनऊ में एक मीटिंग के दौरान हुई थी। They worked together for the freedom of India। और उस समय से ये दोनों भारत के स्वतंत्रता के लिए साथ साथ कार्य करने लगे। जवाहरलाल नेहरू लीड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ भी इनके द्वारा किया गया। गांधी का इन्होंने सहयोग किया। ही वॉज अरेस्टेड एंड पुट इनटू ए प्रिजन मेनी टाइम्स फॉर गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसके बाद ये कई बार ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भी भेजे गए। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर था माई कंट्री इंडिया। ये भारत के इतिहास से हमें अवगत कराता है। हम लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ सीखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद आपको इसका असाइनमेंट दिया जाएगा, आप लोग उसे करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पेज नंबर 27 में आपको एक एक्सरसाइज दिया हुआ है इस चैप्टर पे बेस्ड। आप लोग इस एक्सरसाइज को करने का कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को स्वयं यानी फिर से आप एक बार पूरा अध्ययन करेंगे और जो कीवर्ड्स लिखा गया है उसको नोट करके और इसका अध्ययन करके इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।